Good morning, students. Today we discuss the topic from Indian economy. The topic name is the feature and situation of Indian economy on the eve of independence. It means when India got independence, just before the day of independence, what we get from British rulers. इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिशर हमें इंडिपेंडेंसी देकर जा रहे थे, हमें इंडिपेंडेंट करके जा रहे थे, तो उस समय वो हमारी झोली में क्या छोड़कर गए, मींस इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक फीचर्स क्या थी, वो हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। ये टॉपिक ना केवल प्लस टू इकोनॉमिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी करें, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक है कहीं ना कहीं, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि 1947 में हमारे पास क्या था उसका एक इवेल्युएशन करना, क्योंकि जब तक हमें यह ना पता हो कि हमारे पास क्या है, हम अपनी इकोनॉमी को वहां से आगे नहीं ले जा सकते। तो हम स्टेप टू स्टेप इस बात को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दूंगा कि हम इस टॉपिक को किस किस सेक्टर में जाकर स्टडी करेंगे। देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पर इकोनॉमिक इफेक्ट ब्रिटिश रूलर का क्या रहा, लेकिन उससे हमें इंपॉर्टेंट मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि ब्रिटिश रूलिंग का हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी वो हमारी कंट्री पर रूल करते थे तो उनका मेन टारगेट क्या था। तो उनके जो मेन टारगेट थे वो दो बेसिक टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट, they want to develop Indian economy as a raw material producing economy, कि वो हमारी इकोनॉमी को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इकोनॉमी के रूप में डेवलप करना चाहते थे, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी केवल रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करे और वो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करके ब्रिटेन और उसके जो कॉलोनियल जो कंट्रीज थे उनको सप्लाई करे, ताकि वहां पर उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और वो कंट्री आगे बढ़े। दूसरा, सेकंड, दे वांट टू डेवलप मार्केट इन इंडिया फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन में जो प्रोडक्ट बन रहा है, वहां जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू जो प्रोडक्ट ब्रिटेन में बन रहा है, उस प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट में सेल करना। मतलब वो चाहते थे कि इंडियन पर्सन हो केवल कंज्यूमर रेडीमेड प्रोडक्ट के जो ब्रिटेन में बने, और दूसरी ओर इंडिया केवल रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करे ताकि वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को सप्लाई किया जा सके। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन इंडिया। धीरे धीरे इसी के थ्रू वो इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, यहां से मनी जो है वो ड्रेन करना चाहते थे कि भाई यहां से मनी ड्रेन होकर निकल जाए और वो ब्रिटेन की तरफ मूव करे। ये उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे ब्रिटिश रूलिंग के। तो ये बड़े दोनों ऑब्जेक्टिव याद कर रखने की चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करना चाहेंगे, भाई कोई इकोनॉमी कैसी है, तो किसी भी इकोनॉमी के कुछ सेक्टर होते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कौन कौन से सेक्टर है। तो इसका पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो उससे हमारी एग्रीकल्चर, उस समय एग्रीकल्चरल पोजीशन क्या थी, हमारा एग्रीकल्चर डेवलप था, बैकवर्ड था,
किस पोजीशन में था, कौन सी टेक्निक यहां पर यूज होती थी, किस प्रकार की एग्रीकल्चरल क्रॉप यहां पर प्रोड्यूस की जाती थी, कौन से इक्विपमेंट यहां पर यूज होते थे, यहां के जो फार्मर है, जो टेनेंट है, जो काश्तकारी करते हैं, उनकी क्या पोजीशन थी, वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा आएंगे हम इंडस्ट्री, कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तब उस समय इंडस्ट्री की पोजीशन क्या थी, कौन कौन सी हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी या नहीं थी, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी, या कौन सी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन थी। देखिए एक जमाने में कहा जाता था कि हमारे इंडिया से जो छोटे छोटे उद्योगों से बना सामान दुनिया के दूसरे देशों में सप्लाई होता था, और जब ब्रिटेन यहां पर आए और उसके बाद जैसे जैसे वो यहां पर रहे तो हमारे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली गई। तो वो सब भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि रीजन बिहाइंड द डिके ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट, कि हमारी कंट्री हैंडीक्राफ्ट के लिए वर्ल्ड पर फेमस थी, तो हैंडीक्राफ्ट कैसे कैसे हमारे यहां डिस्टर्ब हुआ, कैसे डिके हुआ, उसका जो है डिस्ट्रॉय कैसे किया ब्रिटिश रूलर ने, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, रोड कैसे थे, रेलवे कैसी थी, और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी थी, वो सब यहां पर समझेंगे। और दूसरा यहां पे हम समझा दें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Economic infrastructure include transportation, communication, power, like the same. Social infrastructure include health, education, हमारा सोशल रेजिडेंशियल स्टेटस, वो सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन कैसी थी, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों की पोजीशन क्या थी। और थर्ड पार्ट है ह्यूमन बीइंग मींस पॉपुलेशन, कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी थी, मतलब एजुकेशन का लेवल, कितने लोग एजुकेटेड थे, मेल फीमेल रेशियो क्या था, मोर्टेलिटी रेट क्या थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या थी, कितने लोग बीमारी से मरते थे, पॉपुलेशन की ग्रोथ का क्या लेवल था। तो यहां पर हम बता रहे थे कि देखिए हमारे पास एक ईयर होता है काउंट 1921। इस 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन बोलते हैं इन द पॉपुलेशन हिस्ट्री। क्यों बोलते हैं 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन इंडियन इकोनॉमी के लिए? इसलिए बोलते हैं बिकॉज 1921 बिफोर द 1921 देयर वाज नो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बट आफ्टर 1921 देयर वाज ए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। कि 1921 से पहले इंडियन इकोनॉमी की कोई ग्रोथ पॉपुलेशन की नहीं हुई, लेकिन 1921 के बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो गई, और इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन इसको कहा जाता है। तो जीके का क्वेश्चन है 1 नंबर का कि विच ईयर इज डिफाइंड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन? 1921 इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे हमारे एस्पेक्ट हैं जिनके बेस पर हम इंडियन इकोनॉमी को इवेल्युएट करेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बट बिफोर I start my lecture on these points, you must to take your book Indian Economy. Is it clear? मैं नेक्स्ट वीडियो में इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ में, लेकिन उससे पहले आप सभी बुक को अरेंज कर लीजिए अपने पास, कि आपके पास इंडियन इकोनॉमी की बुक होनी चाहिए। वो चाहे आप किसी भी पब्लिशर की ले, करंट ले, लेटेस्ट बुक ले, 2020-21 की बुक ले, न्यू सेशन की, क्योंकि डेटा बदल जाते हैं हर साल, इसलिए लेटेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। और लेटेस्ट बुक चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टॉपिक जो हम पढ़ाएं उसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। बुक आप मर्जी जो यूज करिए, आपकी अपनी चॉइस पे है, लेकिन बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी रीडिंग करने से ज्यादा समझ में आ जाती है। जब हम लेक्चर बताएंगे, टॉपिक समझाएंगे, उसके जस्ट आप एक बार बुक खोल के देख लेंगे, एक बार स्टोरी की तरह उसको रीड कर लेंगे, तो फिर आप कभी मात नहीं खाएंगे। यही इंडियन इकोनॉमी में सक्सेस होने का एक मूल मंत्र है।
अदरवाइज तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान रहते कि इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे तैयार करें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, डेटा है, याद नहीं होते हैं। तो उसके जरूरी है कि जब एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने आएगा तो वो उसी समय उसको तैयार कर ले, उसके बाद वीडियो पढ़े, वीडियो सुने और उसके बाद बुक को रीड कर ले, तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है, क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।